बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट की कंटिन्यूशन है और दो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में आप क्या कुछ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में आप रिक्विजिशन कर सकते हैं, ई रिक्विजिशन, आप ई कैटलॉग कर सकते हैं, ई सोर्सिंग कर सकते हैं, ई ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ई रिटर्न या ई ऑक्शन कर सकते हैं और ई पेमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप प्रोक्योरमेंट के ये 6 डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन कर दूं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट से मुराद कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे पिछली 2 वीडियोस में एक साहब ने क्वेश्चन किया कि जी ऐसे इंप्रेशन मिला कि आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती हैं, जिनमें डिफरेंट गैजेट्स हो सकते हैं। जो कंप्यूटर है वो इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, स्कैनर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई टेम्परेचर मॉनिटरिंग गेज हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो वो सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक बेस गैजेट्स होते हैं जो प्रोक्योरमेंट में हेल्प दे सकते हैं। जैसे अगर आप प्रोक्योरमेंट वालों को एक बंदा प्रोक्योरमेंट का मार्केट में कुछ ढूंढ रहा है और उसको अपनी डिज़ायर्ड आइटम मिली है लेकिन वो डाउटफुल है, तो अब वो एंड यूज़र को कैसे बताएगा? तो वो उसकी एक तस्वीर खींचेगा, तो वो जो कैमरा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो व्हाट्सएप करेगा अपने मोबाइल से उस एंड यूज़र को कि जी ये चीज़ मार्केट में पड़ी है तो इसको ज़रा चेक कर लें, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट से मुराद वो सारे गैजेट्स, वो सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती हैं वो उसमें आती हैं। मतलब इससे मुराद इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट से मुराद ये नहीं है कि कोई सिंपल एक सॉफ्टवेयर चल रहा है कंप्यूटर में तो उसमें जो एंट्रीज हो रही हैं ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है। तो ये गलत कंसेप्ट है। अगर इस तरह का इंप्रेशन पड़ा है पिछली 2 वीडियो से तो इसका मतलब ये नहीं था। तो वो सब चीज़ें जो प्रोक्योरमेंट करने में हेल्पफुल हो रही हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक बेस हैं, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का हिस्सा हैं। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज़ है, एक होती है ई कॉमर्स और एक होता है ई प्रोक्योरमेंट। तो ई कॉमर्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। ई कॉमर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस को कहते हैं, यानी बिज़नेस को कॉमर्स कहते हैं, जबकि प्रोक्योरमेंट बिज़नेस का एक छोटा पार्ट है। तो ई प्रोक्योरमेंट ई कॉमर्स नहीं होती। ई कॉमर्स में जो डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जबकि ई प्रोक्योरमेंट में सिर्फ प्रोक्योरमेंट शामिल होगी। तो ई कॉमर्स को भी कंफ्यूज ना हो कि ई कॉमर्स शायद ई प्रोक्योरमेंट है। यानी बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे alibaba.com है या अमेज़न है, ईबे है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं। लेकिन इनमें जब आप बाइंग करते हैं तो वो जो पोर्शन बाइंग का पोर्शन है कि जब कोई भी बंदा इंडिविजुअली जो कुछ ख़रीद कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, तो वो प्रोक्योरमेंट का फंक्शन कर रहा है, ऑनलाइन फंक्शन, जो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट या ई प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं कि ये प्रोक्योर कर रहा है उस ई कॉमर्स की वेबसाइट से। लेकिन ई कॉमर्स में पूरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी और ई प्रोक्योरमेंट में सिर्फ एक छोटा पोर्शन आएगा जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है। ऐसे एक और टर्म भी यूज़ होती है आई प्रोक्योरमेंट में, यानी हर चीज़ के साथ या आई होगा या ई होगा कि ई प्रोक्योरमेंट, आई प्रोक्योरमेंट। तो आई से मुराद है इंटरनेट प्रोक्योरमेंट के जो इंटरनेट के थ्रू होगी, और ई से मुराद है तो इंटरनेट में फिर सिर्फ इंटरनेट आ सकता है कि जी कंप्यूटर और इंटरनेट का तल्लक है, तो वहाँ से आपने इंटरनेट के थ्रू कुछ परचेज़ किया तो इसको आई प्रोक्योरमेंट कहेंगे। और ई प्रोक्योरमेंट जिसमें इंटरनेट भी शामिल होगा लेकिन डिफरेंट दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी शामिल होंगे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। और ई कॉमर्स फिर वाइडर सेंस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो लिंक होगा उसको ई कॉमर्स कहेंगे। और उस लिंक में सप्लायर भी शामिल होंगे, सप्लायर के सप्लायर भी शामिल हो सकते हैं, और जो यूज़र हैं, जो जिन्होंने एंड यूज़र जो ख़रीद रहे हैं चीज़ों को, वो भी शामिल हो सकते हैं। और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं या सेल के लिए पड़ी हैं वो भी शामिल होगा। तो उस टोटल प्रोजेक्ट को ई कॉमर्स कहेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि जो हम
ई प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो इसमें ये 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम ई प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, यानी 6 पोर्शन आप कह सकते हैं, सेक्टर कह सकते हैं। यानी ई प्रोक्योरमेंट को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि उसमें आप एक्विजिशन कर सकते हैं, कैटलॉग सोर्स कर सकते हैं, वेंडर सोर्स कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, गुड्स की रिटर्न या ऑक्शन कर सकते हैं और पेमेंट्स को कर सकते हैं। अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को चेक कर लेते हैं कि मैनुअल में क्या डिसएडवांटेज थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में एडवांटेज में बदल गए। तो पहले है ई रिक्विजिशन। रिक्विजिशन से मुराद कि जब भी किसी की नीड होगी तो वो अपनी रिक्वेस्ट जो है, रिक्विजिशन जो है, जो डिमांड है उसको अगर मैनुअल है तो वो एक पेपर के ऊपर फिल करेगा, और अगर उसके पास ई प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो फिर कंप्यूटर के थ्रू, उसको ईमेल के थ्रू या जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके थ्रू उसके थ्रू वो इसको गो थ्रू करेगा या सेंड कर देगा आगे अपने बॉस को, स्टोर को या प्रोक्योरमेंट को, जिधर भी उसने नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो ई रिक्विजिशन, तो रिक्विजिशन जो है थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वो रिक्विजिशन आगे ट्रैवल करती हुई चली जाएगी। अब इसके एडवांटेज ये है कि ये क्विकर देन मैनुअल प्रोसेस है। जो मैनुअल प्रोसेस है वो वहाँ पे एक लेंथी प्रोसेस होता था। जब मैं काम करता था तो ये 20 साल पहले की बात है, तो उस वक्त मैनुअल, बहुत सारी चीज़ें मैनुअल होती थी, कुछ कंप्यूटराइज भी थी। तो जो मैनुअल प्रोसेस है उसमें ये होता था कि जब स्टोर को जितनी भी रिक्वेस्ट आती थी एंड यूज़र की तरफ से, डिफरेंट लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे या एडमिन रिलेटेड जो लोग थे, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट यानी नीड्स को स्टोर को भिजवाते थे लिख के कि जी हमें ये चीज़ चाहिए। अब स्टोर वाले देखते थे कि अगर स्टोर में पड़ी है तो वो उसको इशू कर देते थे, अगर स्टोर में नहीं होती थी तो वो उस रिक्विजिशन के ऊपर अपनी एक डिमांड लेटर लगाते थे कि ये हमारी डिमांड है स्टोर की, और प्रोक्योरमेंट को भिजवा देते थे। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग हो रही है एंड यूज़र से स्टोर की तरफ और स्टोर से प्रोक्योरमेंट की तरफ, इसमें 1-2 दिन का टाइम लगता था। कि जैसे एंड यूज़र ने आज जो रिक्वेस्ट भिजवाई हैं स्टोर को, तो स्टोर ने वो सारी जमा कर ली, से वो 100 रिक्वेस्ट हैं, 50 हैं, 60 हैं, कुछ नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट काफ़ी बुलंदा होता था पेपर का। तो अब उन सब रिक्वेस्ट के ऊपर स्टोर वाले अपनी रिक्विजिशन हाथ से लिख के एक एक के साथ एक एक अटैच करते थे, और वो रिक्विजिशन उसमें मे बी 1-8 दिन लग जाए तो नेक्स्ट डे वो सारी रिक्विजिशन प्रोसेस होती थी, और उसके बाद वो शाम को जितनी भी रिक्विजिशन होती थी वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को डिस्पैच कर दी जाती थी। अगर तो डिस्टेंस है उसमें फैक्ट्री में और हेड ऑफिस में, तो फिर जो जितनी भी फैक्ट्री की रिक्विजिशन होती थी यानी स्टोर की, वो सारी हेड ऑफिस भिजवाई जाती थी जहाँ प्रोक्योरमेंट वाले बैठते हैं। तो अब वो या तो कोरियर के थ्रू डिस्पैच होती थी या कंपनी के अपने कोरियर होते हैं जो शाम को वहाँ से उठाते हैं, हेड ऑफिस जाते हैं, नेक्स्ट डे हेड ऑफिस में प्रोक्योरमेंट वालों को मिलेगी, फिर प्रोक्योरमेंट उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें 1-2 दिन मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ रिक्वेस्ट को एंड यूज़र से प्रोक्योरमेंट तक पहुंचने में, और ज़्यादा हो तो इससे आगे भी जा सकता है, 3-4 दिन भी जा सकता है। तो अब ये जो डिसएडवांटेज था मैनुअल रिक्विजिशन का वो ख़त्म हो गया। अब जिसकी भी ज़रूरत है वो सिंपली अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठेगा, रिक्विजिशन के सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा और उसमें अपनी नीड्स को एंटर कर देगा, और जिस वक्त वो एंटर करेगा सेम टाइम वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी जितने भी उसके लिंक में ऑथोराइज होंगे लोग। तो उनमें ऑथोराइज कौन से लोग हो सकते हैं? नंबर 1 तो उसका बॉस होगा जिसने उसको अप्रूव करना है। तो अब जब वो बॉस अप्रूव करेगा तो वो सबको पता चल जाएगा कि ये रिक्विजिशन अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद स्टोर वाले उसके ऊपर अपनी कुछ एक्शन करेंगे कि या तो वो चीज़ इशू कर देंगे अगर उनके पास अवेलेबल होगी, और वो रिक्विजिशन वहीं पे नील हो जाएगी, कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसके ऊपर इशुएंस होगी उस चीज़ की। और अगर स्टोर में वो चीज़ नहीं अवेलेबल तो वो उस रिक्विजिशन को प्रोक्योरमेंट की तरफ अप्रूव करके सेंड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली, यानी सेम टाइम जैसे ही वो एंटर करेगा तो प्रोक्योरमेंट वाले को समझ आ जाएगी कि ये रिक्विजिशन नहीं आई है, तो उनकी स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन फ्लश करना शुरू कर देगा कि न्यू रिक्विजिशन आपको रिसीव हुई है। तो इस तरह से प्रोक्योरमेंट को सेम टाइम यानी कि विद इन सेकंड मिनट
एक रिक्विजिशन एंड यूज़र से स्टोर से प्रोक्योरमेंट को मिल जाएगी, तो ये वेस्टेज जो हो रही थी टाइम की, रिसोर्सेज की, तो वो ख़त्म होगी। तो क्विक रिस्पांस है इसके ऊपर। ट्रेसेबिलिटी का एडवांटेज है कि इसमें चीज़ें ट्रेसेबल हैं, आपको जो भी पीछे जितनी भी चीज़ें यानी रिक्विजिशन जितनी भी आपने एंटर की होंगी वो सब आपको इजीली मिल जाती हैं। मैनुअल में ये होता है कि फ़ाइलों को ढूंढना पड़ता है। अगर आपने अगर डेली 50, 60, 100 रिक्विजिशन आ रही हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक माह में कितने हज़ार रिक्विजिशन हो सकती हैं और एक साल में कितनी होंगी, और उनमें से किसी एक रिक्विजिशन को ढूंढना एक ट्रबलसम काम है। तो ट्रेसेबिलिटी ईजी है, आप जस्ट कंप्यूटर में नंबर एंटर करें या आइटम एंटर करें तो उस आइटम की सारी रिक्विजिशन आ जाएंगी या उस नंबर की एक ही रिक्विजिशन आ जाएगी। जो भी फाइंडिंग का ज़रिया होगा कंप्यूटर में आपने दिया हुआ तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। कंसिस्टेंट स्टाइल, एक ही कंसिस्टेंट स्टाइल होता है, उसमें आप इजीली चीज़ें जो फिल करनी है, जैसे नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, जो आइटम है वो आपने इंटर करनी, डिस्क्रिप्शन करनी है, क्वांटिटी करनी है और उसको सेंड कर देना है। रिड्यूस रिस्क कम है इसमें, जैसे गुम होने का रिस्क, जो पेपर पे लिखी जाती हैं रिक्विजिशन उसके गुम होने का ख़तरा है। डिस्पैच में जब कुरियर लेके जाता है वहाँ पे गुम होने का खतरा है, तो ये चीज़ें एलिमिनेट हो गई। तो आप अब इसमें कोई रिस्क नहीं है, स्पीडी से ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन पहुंच जाती है। कॉस्ट सेविंग इन लॉन्ग टर्म, कॉस्ट सेविंग से मुराद है कि मैन पावर कम होगी, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही होती हैं उनमें मैन पावर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है और वो कम मैन पावर से चीज़ें ज़्यादा हैंडल की जा सकती हैं। अब डिसएडवांटेज बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि डिसएडवांटेज इसका ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का जो रिक्विजिशन के सिलसिले में है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल ई सिस्टम। अगर आप ई रिक्विजिशन का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर एक हैवी अमाउंट, एक तो उसका जो सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके बाद उसके जो हार्डवेयर हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी उसमें यूज़ हो रहे हैं पूरी सिस्टम में, लाइन में, तो वो सब एक हैवी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। लेस पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है, यानी लोगों का इंटरेक्शन नहीं है, ये मशीनी काम है, इसमें लोगों की इंटरेक्शन कम हो जाती है। जब तक इंटरेक्शन नहीं हो तो चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंटली अंडरस्टैंड नहीं होती। मतलब जैसे अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप फ़ोन करते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब मीटिंग करते हैं तो जो फेस टू फेस चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाती हैं, उनमें लोगों के जज्बात, उनके एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग, वो सब कुछ शेयर हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ आपने ईमेल में पूछना है, ईमेल में उसका जवाब आना है, तो वहाँ पे वो जो ह्यूमन जज्बात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये लेस पर्सनल है, यानी लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम है, मशीनी तरीक़ाकार है। ये भी एक डिसएडवांटेज में मतलब काउंट हो रहा है। इंडिविजुअल में रेजिस्ट चेंज, ये भी डिसएडवांटेज है कि जितने भी एडवांसमेंट होती है सिस्टम में, कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में, तो लोग एडवांसमेंट को पसंद नहीं करते, वो रेसिस्ट करते हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि इस तरह का कोई सिस्टम इंस्टॉल ना हो या चलने ना पाए क्योंकि इससे हमारी जॉब को ख़तरा है, तो इस तरह की रेजिस्टेंस भी होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इंडिविजुअल नीड ट्रेनिंग, ये भी डिसएडवांटेज है कि किसी भी नई चीज़ को या एडवांस चीज़ को लगाने और चलाने के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर अखराजात होते हैं, टाइम कंज्यूम होता है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है और ये भी डिसएडवांटेज है कि लोग इतनी इस तरह की एक्टिविटीज़ को, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती हैं, वो इसको पसंद नहीं करती। वो उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जाए, तो इस तरह की चीज़ों में पैसा ज़ाया ना किया जाए। तो ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत सारी कंपनी सिवाय कुछ बड़ी कंपनीज के इस तरह की एक्टिविटी को वो पसंद नहीं करती। अफेक्टेड बाय पावर फेलियर, ये भी एक डिसएडवांटेज है इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का कि अगर सिस्टम नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप हो गई है, फेल हो गई है, तो वो सारे का सारा सिस्टम
शट डाउन हो जाएगा, ठप हो जाएगा और सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि कब सिस्टम आए। जैसे अक्सर बैंकों में आपने देखा होगा कि लोग लाइनों में लगे खड़े होते हैं और वो जो बंदा विंडो के दूसरी तरफ बैठा होता है उसके पास एक ही जवाब होता है कि भी अभी सिस्टम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि उनकी जो ऑनलाइन जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उनके पास जो भी मेन सर्वर होगा वहाँ से ट्रांजैक्शन उनकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो, कोई इंटरनेट की का मसला हो, तो वो जितना भी सिस्टम होगा वो ठप हो जाएगा और ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से अगर आप ई रिक्विजिशन के ऊपर जाते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन ई रिक्विजिशन इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट इसके थ्रू हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।